Today we shall discuss about ETS and OP, means electron transport system and oxidative phosphorylation। तो इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में और क्रेब्स साइकिल के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि भोजन जो हम लेते हैं, चाहे हम लें या प्लांट बनाएं, सभी में रेस्पिरेशन होता है। पर्टिकुलरली अपन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो दोनों में ही सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ग्लाइकोलिसिस हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने कोएंजाइम प्राप्त किया था NADH2, और उसके बाद मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के वहाँ पर क्रेब्स साइकिल हुआ था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर भी हमें रिड्यूस्ड कोएंजाइम प्राप्त हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह ही डायरेक्ट ज़्यादा ATP नहीं बनी थी। ग्लाइकोलिसिस में हमको मात्र 2 ATP शुद्ध लाभ हुआ था और क्रैब साइकिल में भी 2 ATP बनी थी, लेकिन बाकी की 34 ATP हमको प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ही अद्भुत क्षमता होती है जो भोजन के अंदर एनर्जी रहती है उसको कन्वर्ट करने में, मतलब ATP बनाने में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर 32 ATP का निर्माण होता है। और अपन आगे बढ़ते हैं। टोटल ATP 36 बनेगी, ठीक है, इसको बताएंगे डिटेल में। फिलहाल सबसे कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, जिसमें आप देखिए कि क्रैब साइकिल के द्वारा जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बना FADH2 और NADH2, और इधर ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो NADH2 बना, ये इसके अंदर जो एनर्जी है वो कैसे हमको ATP के रूप में प्राप्त होगी, ये हमारा एम है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखिए दो डबल लेयर्ड है ये, और दोनों के बीच में PMS है, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और यू कैन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। ध्यान देंगे ये जो आपका अंदर का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो अंदर की तरफ फोल्डेड हो गई है, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टा, और जिसमें पिन जैसे दिखाई दे रहे हैं वो F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स होते हैं, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होगा जो ATP का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की रचना, इसको जानना जरूरी है। अब इसको ही हमने यहां पर लिया है। ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इस साइड में राइट साइड मान लेंगे तो ये मैट्रिक्स है M साइड, और लेफ्ट साइड मानेंगे तो ये C साइड, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इसके बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्या है, ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स इस साइड हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बीच में, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इट इज आल्सो कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, C साइड। तो अब ये बिल्कुल ध्यान रखिए, M साइड ये है और C साइड ये है। अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसके लिए सबसे पहले रेडॉक्स पोटेंशियल नोट कर लीजिए, -0.32 वोल्ट, जहां पर NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान देंगे यहीं पर NADH2 का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और ये बढ़ते 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 +0.82 वोल्ट ऑक्सीजन जहां पर रिड्यूस होगी, जहां पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे वोल्ट बढ़ेगा, रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के द्वारा ले लिए जाएंगे। तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये ट्रांसड्यूसर का काम करती है। ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी आएगी
ट्रांसपोर्ट के दौरान वो एनर्जी को ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। जो एनर्जी आएगी उसको ये एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसड्यूसर का काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये क्रैब साइकिल से जितने भी NADH2 बनेंगे, मतलब NADH प्लस H लिखना है, ऐसा रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ठीक है। ये तो बता दिया गया था क्रैब साइकिल में आप लोग को कितने NADH2 बन रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी 4, या 4 बनेंगे तो टोटल 8 बनेंगे, 8 × 3 = 24 हो गई। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू गुजरेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सब बताना है आपको। यहाँ पर सेवरल कंपोनेंट्स हैं जो दे आर अरेंज इन ए सीक्वेंस, एक क्रम में लगे हुए हैं, और ये बहुत ही रैपिडली, मतलब तेजी से और रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की इनमें क्षमता है। मतलब दे डू रैपिडली एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो इसमें से कुछ साइटोक्रोम्स हैं, कुछ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, और कुछ फ्लेविन्स वगैरह हैं। तो ये सब आप लोग किताब से पढ़ लेंगे। फिलहाल हम मोटी मोटी बातों पे आए कि जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, FMN, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद रहेगा। और जैसे FMN ने आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिया तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, FMNH2, ठीक है, यहाँ तक। और NAD वापस हो जाएगी, बैक हो जाएगी कहाँ, क्रैब साइकिल में। अब ये भी बताना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हो रहा है, इसके जरिए केवल ATP ही नहीं बन रही है, बल्कि हमारे क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को वापसी मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, NAD FAD, ताकि ये फिर से अपना कार्यक्रम जारी रखें, क्रैब साइकिल चलती रहे। नहीं तो NAD और FAD नहीं मिलेगा तो ना तो क्रैब साइकिल हो पाएगी, ना ग्लाइकोलिसिस हो पाएगा। इसलिए इसको रीबैक करना भी जरूरी है, और आगे चल के जो इसके अंदर जो एनर्जी है उसको ATP में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले ये FMN रिड्यूस हुआ, अब ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एक हमेशा के लिए रिड्यूस नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, FeS को, आयरन सल्फर कंपाउंड को। जैसे आयरन सल्फर कंपाउंड को ये मिला, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसी दौरान क्या होगा कि FMNH2 जो है जैसे रिड्यूस हो रहा है, तो ये FMN और FeS ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4, 4 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, 1, 2, 3, 4। ये 1 और आपका 3 और 4 ये प्रोटॉन पंप्स का कार्य करेंगे, मतलब प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में पंप करने का काम करते हैं। जबकि जो दूसरे नंबर का जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये केवल अपना क्रैब साइकिल में ही यूज किया जाता है। सक्सेनिक एसिड को आपका फ्यूमेरिक एसिड में बदलते समय काम आता है। ये जो है फ्यूमेरिक एसिड बदलने के समय सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आता है, और यहाँ पर FADH2 बनता है, जो कि फिर FAD में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से ये 4 कॉम्प्लेक्स में टोटल इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये इस प्रकार से आगे काम करते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन इधर धकेल दिया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया, और ये जो जब ये रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन UQ ले लेगा, ubiquinol। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ग्लाइकोलिसिस से भी प्रोटॉन आ सकता है, और क्रैब साइकिल के द्वारा जो FADH2 बना देगी, FADH2 का भी ऑक्सीडेशन होगा। FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और ये UQ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और UQ क्या, यूबिक्विनॉल क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा H2 में, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रोटॉन आया है, ये धीरे से यही प्रोटॉन यहाँ पर पंप की तरह, प्रोटॉन पंप के कारण यहाँ ढकेल दिया जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए, यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है, इसमें जो NADH प्लस H बना है, ये डायरेक्ट यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान देंगे, इसके लिए होता यह है कि ये जो आपका मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है,
जो कि इससे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेगा और उसको लेने के लिए Fp यहाँ मौजूद रहेगा और Fp खुद रिड्यूस हो जाएगा, फ्लेविन प्रोटीन है जो FpH2 बनाएगा और FpH2 फिर ऑक्सीडाइज होगा, तब इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन UQ लेगा और इस प्रकार से UQH2 बनेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का इसीलिए ध्यान देंगे इन दोनों केस में 2 ही ATP बनेगी, ठीक है, और इसमें भी 2 ही बनेगी क्योंकि ये इसका लेवल नीचे है, यहां आकर ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहा है और डायरेक्ट नहीं दे पा रहा है। इसलिए यहां पर NADH2 था, यहां 3 ATP बनती थी 1 2 3 ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल के दौरान, लेकिन यहां पर 2 ही बनेगी। तो इसके हिसाब से हम लास्ट में जो रिजल्ट निकालेंगे 36 ATP का ब्यौरा आता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि जो आपका 2 × 2 बराबर 4 ATP और ये 2 पहले आई है ग्लाइकोलिसिस में 6 ATP ही अपने को शुद्ध गेन 6 ATP का होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। और भी ग्लाइकोलिसिस कब पूरा होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये दोनों NADH गुजरेंगे तब, पर्टिकुलरली इन एरोबिक केस में, एनारोबिक में 2 ही बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान कि ये UQH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो यूबिक्विनॉन में ऑक्सीडाइज होगा, प्रोटॉन आगे बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर फिर पंप कर दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि इस तरफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो pH इसका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ जाएगा, किधर? C साइड में, और मैट्रिक्स साइड में निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब OH आयन बनेंगे, बच जाएंगे। तो जब इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इधर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाएगा पूरे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तो pH के कारण हुआ है और दूसरा प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन के कारण हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव, इसके चलते इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अराइज हो गया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण प्रोटॉन वापस यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये अपनी मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है, अपारगम्य है प्रोटॉन के लिए और कुछ आयन के लिए भी, लेकिन फिलहाल अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए अपारगम्य है और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को क्रॉस नहीं कर सकता ये बिकॉज ऑफ दी इम्परमिएबिलिटी। तो अब यहाँ पर ये जो अपना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई विशेष प्रकार के F1 पार्टिकल पाए जाएंगे और उसमें भी F1 पार्टिकल में जो स्टॉक है और हेड है, स्टॉक का थोड़ा सा भाग बाहर निकला है इस तरफ और हेड का भाग मैट्रिक्स की तरफ निकला है और इसी हेड में एक विशेष प्रकार का ATP सिंथेटेज या ATP एज एंजाइम जिसको बोलते हैं ये पाया जाता है और यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो प्रोटॉन को यहाँ से खींच के लाएगा। मतलब प्रोटॉन की इधर प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो अब इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है कि इसको यहाँ से इधर ले जा सके, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अलग से डेवलप हो चुका है। तो अब जिम्मेदारी आ जाती है किसकी? आपके ATP एज एंजाइम की, जो कि ट्रांसपोर्टर का काम करता है। अब जब ये ट्रांसपोर्टर का काम करेगा तो ये प्रोटॉन इसके कारण अब F1 पार्टिकल्स होते हुए इस तरफ आ जाएंगे, आ गए। और जब आते हैं उसी दौरान ये ATP एज एंजाइम जो है उसके प्रोटॉन के फ्लो के दौरान ही जो एनर्जी निकलती है उसका उपयोग कर लेता है फॉर दी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मतलब ADP और IP को यूनाइट कर देगा, ATP बन जाएगी। इसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी, जो कि मिचेल के द्वारा दी गई है। इसको थोड़ा सा बाद में और बता देंगे। बहरहाल गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन पंप, अब देखिए इससे जो डिफरेंस हुआ था अभी pH में वो भी दूर होगा जब ATP बन जाएगी तो, और प्रोटॉन इधर आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद ये साइटोक्रोम B में आ जाएगा। जैसे ही B ने इसके इलेक्ट्रॉन को लिया, ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन लिया, रिड्यूज हो गया, फिर ऑक्सीडाइज हुआ, फिर इसके आयरन सल्फर कंपाउंड ने ले लिया, फिर आयरन सल्फर कंपाउंड रिड्यूज हुआ, फिर आयरन सल्फर कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? UQ। ये दोनों मोबाइल कैरियर है। UQ क्या है? कहीं से भी उठा रहा है। अब देखिए ये प्रोटॉन यहाँ से पिकअप कर रहा है,
आप इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, प्रोटॉन वाटर से ले रहा, यहाँ भी प्रोटॉन वाटर से लिया, यहाँ पर प्रोटॉन किससे मिला था, FADH2 की ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पर प्रोटॉन NADH2 की ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पर प्रोटॉन NADH, लेकिन यहाँ पर तो वो NADH नहीं है, तो पानी से ये सीधा पिकअप कर लेते हैं। तो ये मोबाइल कैरियर है, कहीं से भी कुछ कैरी कर लेते हैं। इसके बाद अब ये UqH2 फिर ऑक्सीडाइज होगा, यूबिक्विनान बनेगा, और इसी समय फिर प्रोटॉन इधर, ये भी प्रोटॉन पंप है, ये प्रोटॉन पंप के कारण यहाँ पर ढकेल दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 इधर आ गया। अब इधर फिर प्रोटॉन बढ़ गया, तो फिर ये उसी प्रकार से जैसा मैंने पहले बताया था, ये इधर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट ये है कि ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन लिया, साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। साइटोक्रोम C1 जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C ले लेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। ये मोबाइल कैरियर है। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज होगा तो इसको फिर साइटोक्रोम A एंड अल्टीमेटली साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाएगा। देन साइटोक्रोम A3 जो है ये ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। और ये जो एग्जॉस्टेड, अब ये प्रोटॉन जो है एग्जॉस्टेड हो जाएगा क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इट इज अल्टीमेटली टेकन बाय ऑक्सीजन और ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर वाटर बना देंगे, रेस्पिरेटरी वाटर, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। ये कहलाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल में कितना अंतर था। इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली धीरे धीरे उतरे और अपनी एनर्जी को के कारण मूव करते हुए, और इसी दौरान जो एनर्जी निकली उसके चलते वो एनर्जी का उपयोग क्या हुआ, प्रोटॉन का फ्लो इधर से इधर हो गया था। फिर विशेष ट्रांसपोर्टर के द्वारा प्रोटॉन इधर आया, तब बैलेंस भी ठीक हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये चीजें हो रही। अब ये देखिए छोटा सा चित्र, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटसाइड C साइड, इनसाइड यहाँ पर कोएंजाइम ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्रोटॉन इधर आ रहे हैं, फिर ये प्रोटॉन F1 पार्टिकल के थ्रू इधर आ रहे हैं। यहाँ पर दो कपलिंग फैक्टर हैं, स्टॉक में CF0 और CF1। यहाँ पर एंजाइम ATP सिंथेटेज जो ADP और IP को जोड़ रहा है और ATP बन रहा है। देयर आर 2 कपलिंग फैक्टर। क्लियर। अब इसके बाद केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर दी ATP प्रोडक्ट, क्योंकि ATS का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ये हमको ATP का प्रोडक्शन करना है। जो एनर्जी निकल रही है उसका उपयोग होगा ATP में। तो इसमें मैंने पहले बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल एक मेम्ब्रेन जो है ट्रांसड्यूसर का काम करती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, इधर नेगेटिव चार्ज का बढ़ना। तो जब इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है प्रोटॉन के आने के कारण, तो अल्टीमेटली इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके चलते इधर लोअर पीएच और इधर हायर पीएच ग्रेडियंट भी डेवलप हो जाता है क्रॉस दी मेम्ब्रेन, और प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है क्रॉस दी मेम्ब्रेन, जिसके चलते अब ये जो एनर्जी है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट केमिकल ग्रेडियंट में वो कन्वर्ट होना है ATP में, केमिकल एनर्जी में। तो हमेशा ध्यान रखें यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है प्रोटॉन का फ्रॉम M साइड टू C साइड, और C साइड में एक्यूमुलेशन हो रहा है प्रोटॉन का, मैंने पहले बताया। और ये जैसे ही एक्यूमुलेट होता है तो यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंस हो जाता है पीएच में। पीएच एक तरफ लोअर मैंने बताया C साइड में और हायर ऑन, तो जैसे एक्यूमुलेशन हुआ तो फिर दोनों तरफ डिफरेंस आएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो डेवलप हुआ इसके बाद बताना है ड्यू टू प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पीएच ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इन वोल्ट, द एनर्जी प्रोड्यूस डेल्टा P इज द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये देखिए ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स है जो कैसे डेवलप हुआ, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्लस पीएच ग्रेडियंट। क्लियर। और ये जो प्लस 2.3 RT लिखा है आप लिखे, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
एफ मतलब फेराडे कांस्टेंट। इसको ज़्यादा समझने की इच्छा होगी किसी बच्चों को, केमिस्ट्री के टीचर के पास जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं भी बताओगे दरअसल लिख दोगे, समझ जाएगा कि ये जो अपना प्रोटॉन मोटिव फोर्स है ये कहाँ से पैदा हुआ। ये पैदा हुआ है प्रोटॉन में जो मोटिव फोर्स है, मोटिव फोर्स मतलब समझ रहे हो, वो प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और पीएच ग्रेडियंट के कारण डेवलप हुआ। और यही फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन, मतलब इस प्रोटॉन को इधर ले जाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यदि प्रोटॉन मोटिव फोर्स ना होता तो ये प्रोटॉन इधर आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल मेम्ब्रेन है। और जब इधर से प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगता है तो जो एनर्जी जनरेट होती है वो फिर यूज कर ली जाती है किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए। ध्यान दें, जब फ्लो होगा इधर सी साइड से एम साइड की ओर फ्लो होगा इसका, प्रोटॉन का, तो उस फ्लो के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एटीपी को एटीपी में फास्फोराइज कर देगी। तो इस प्रकार से ये होगा। अब इसके बाद लिखोगे दस ड्यूरिंग इनफ्लो ऑफ प्रोटॉन जैसे अंदर जाएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट इज यूटिलाइज्ड बाय एटीपीएज। एटीपीएज एक तो ट्रांसपोर्टर का भी काम कर रहा था, और जब वो ले जाता है उस तरफ प्रोटॉन को सी साइड से एम साइड की ओर, तो वहां पर एटीपीएज उसके एनर्जी को यूज कर लेता है और एटीपी से एटीपी बना देता है। इस प्रकार, और ये सब हो रहा है कब, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और मैंने पहले ही बताया कि जो एग्जॉस्टेड प्रोटॉन्स हैं दे आर फाइनली रिसीव्ड बाय हाफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। और इसमें फार्मूला लिखा है 2 साइटोक्रोम Fe+2, मतलब फेरस है ये, रिड्यूस है ये, ऑक्सीजन आधा लिया और प्रोटॉन लिया। तो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। इस प्रकार से ये फेरस से फेरिक में बदल गया। और जब ध्यान देंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो फेरस था, 3 त्याग दिया तो फेरिक में बदल गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है, इसके बाद ये चित्र और देख लीजिए। सी साइड में एक्युमुलेशन हुआ है इसका प्रोटॉन का, एच आयन का, जिससे कि इसकी पीएच लो हो गई थी, और NADH से प्रोटॉन आया, इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ रहा है, 2H पानी से आया है, देखिए फिर 2H पानी से आया है, इस प्रकार से पानी से आ रहे हैं H, और यहाँ पर पीएच ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, इधर H आयन ज़्यादा हो गया इधर, ठीक है, माइनस में है ये, तो ये लोअर पीएच, ये हायर पीएच, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया है। फिर देखिए ये फ्लो हो रहा है, इनवर्ड फ्लो ऑफ प्रोटॉन, जिसके चलते एटीपीएज जो उसका एंजाइम का उपयोग कर रहा है, और इस प्रकार से ATPase2। ये डी रॉबर्टिस के द्वारा बताया गया था 1987 में। ये पहला, आयन्स आर ड्राइवन बाय टू सी साइड फ्रॉम एम साइड, दूसरा पीएच ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन डेवलप हो रहा है, पीएच ग्रेडियंट और आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये वाला मतलब डेवलप हो रहा है, और यही ग्रेडियंट जो है ये एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसी ग्रेडियंट के चलते एटीपीएज एंजाइम एडीपी और आईपी को जोड़कर एटीपी बनाता है। तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ एटीपी यदि करें तो 4 NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, 4 तिहाई 12, एक FADH2 का 2 14, एक GTP और ADP जुड़ेंगे, एक ATP में 15, और ये चूंकि एक पायरुविक एसिड का है, 2 की बात करें तो 15 दूनी 30, और आपका 2 ग्लाइकोलिसिस नेट गेन था, 2 NADH था, तो 1 से 2 ATP बनेगी, मैंने पहले बताया क्यों, और टोटल मिला के 4 और टोटल 36 ATP बनती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहाँ कहाँ पर ATP बनी और कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और इनर
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन तीनों का ही सब कुछ खेल है। इधर प्लस आयन बढ़ रहा है, मान लो इधर से इधर आ रहा है पॉजिटिव, और इधर निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ रहा है, इधर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जिसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के चलते आपका प्रोटॉन इधर तो आ गया है, लेकिन प्रोटॉन इधर नहीं जा सकता अपोजिट साइड में, और इसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, और ये ट्रांसपोर्टर हमारे एटीपी एज है। और एटीपी एज के द्वारा F1 पार्टिकल के माध्यम से ये इनवर्ड फिर फ्लो होता है। और जब इनवर्ड फ्लो होगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी जनरेट हो रही है, और प्रोटॉन इधर आ गया था, अब प्रोटॉन को इधर ले जाना है, तो फिर एक प्रकार का जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो डेवलप होता है, जिसके बाद एटीपीएज एंजाइम को वर्क करना पड़ता है, और एटीपीएज एंजाइम के चलते स्पेशल ट्रांसपोर्टर है वो प्रोटॉन इधर जाता है, और उसी प्रोटॉन की जब इधर जाता है तो उसके फ्लो के समय जो एनर्जी रहती है उसका ये एटीपीएज एंजाइम उपयोग करके एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, और दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस प्रकार से एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनेगी ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल में, लेकिन जब इधर से NADH2 होगा तो 2 ATP। तो इस प्रकार से ये पूरी एक कहानी के रूप में आप लीजिए तो दिक्कत नहीं आएगी, वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ, इस प्रकार हमने देखा कि 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें, 1, 2, 3, 4। 1, 3 और 4 जो है दे आर प्रोटॉन पंप की भांति कार्य कर रहे हैं, और चौथा जो सेकंड नंबर का था वो कॉम्प्लेक्स आपका क्रेब्स साइकिल में यूज हो रहा है, और कुछ में मोबाइल कैरियर भी हैं जो पिकअप कर लेते हैं प्रोटॉन को मैट्रिक्स साइड से। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान भी जो बात हुई बताया मैंने, और ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी जो बात हुई पहले बता चुका था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, लास्ट में फाइनल कर देते हैं आप लोग को, कि ये जो हम भोजन करते हैं या जो प्लांट भोजन बनाते हैं तो वो इसलिए नहीं बनाते कि वो सबको बांटना है, वो अपने लिए बनाते हैं, और उसका बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है उनके शरीर में। और हम लोग भी जो खाते हैं भोजन वो इसलिए नहीं खाते कि मजा करना है, उसको हमको उसका बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है, और शरीर को एनर्जी मिलती है और स्टोर होके भी रहती है, जब जरूरत पड़ती है तो उस एनर्जी का यूज करते हैं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन की परिभाषा ही है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब सबसे सिंपल फूड है ग्लूकोज C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन होगा प्लांट हो एज वेल एज एनिमल्स में। और ये एरोबिक की बात कर रहे हैं अपन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का जो काम है वो क्रेब्स साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, और डिहाइड्रोजनेशन भी वहीं हुआ था। लेकिन एटीपी बनने का काम यहाँ पर हो रहा है, 6 पानी निकलेगा जो रेस्पिरेटरी वाटर है, मेटाबॉलिक वाटर जो यूज किया जाता है, और 36 एटीपी बनेगी। ध्यान दें कैसे बनेगी, मैंने बता ही दिया। 60% एनर्जी जो है इसके अंदर। हाँ, अब देखिए ये जो अपनी ग्लूकोज है इसमें 60% एनर्जी जो है लास्ट हो जाती है हीट, लेकिन 40% का ही उपयोग होता है, और 36 एटीपी टोटल बनती है। इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा गया है, और माइटोकांड्रिया के कारण ही मान के चलो हमको एनर्जी हमारे शरीर में सेल में सुरक्षित रहती है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम करेंसी के रूप में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, और किस प्रकार से हमारी माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, मतलब एटीपी बनती है और स्टोर होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।